से जानेंगे कि उनकी संस्था क्या करती है, खुद में ही बहुत मुश्किल है। क्या सपोर्ट कर सकते हैं उनका भी उद्यमी होना इतना आसान नहीं है। इनका क्या समाधान हो सकता है। प्रॉब्लम्स हैं हर लेवल पे। आप सबको आज के हमारे ऑन द माइक स्विच टू सस्टेनेबल सोल्यूशन के एपिसोड में स्वागत है। मैं हूँ एकता जाजू और आज मैं आपके साथ उद्यमिता के बारे में चर्चा करूँगी। उद्यमिता सिर्फ एक पुरुष या सिर्फ एक शहरी महिला नहीं करती है। आज के समय में हमारे ग्रामों में, हमारे गांव में काफ़ी महिलाएं हैं जो कि अपने उद्यमिता और अपने व्यवसाय के ज़रिए अपने गाँव को एक नए स्तर पर लेके जा रही है, अपने गाँव के पूरे वातावरण को परिवर्तित कर रही है, पर्यावरण को लेकर के काम कर रही है और हमारे सामने एक उदाहरण के समान प्रस्तुत है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज स्मिता राकेश, जो कि सोशल अल्फा में एक पार्टनर है। उनकी संस्था पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी को लेकर के काम करती है और वो महिला उद्यमियों की काफ़ी सहायता करते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी संस्था क्या करती है और ग्रामों में इन उद्यमिता के द्वारा हम क्या क्या परिवर्तन देख पा रहे हैं और आगे चल के हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं उनको इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये पॉडकास्ट शुरू करते हुए मैं आपसे पहला प्रश्न जो करना चाहती हूँ कि आज के समय में उद्यमिता महिलाएं सबसे बड़ी क्या चैलेंजेस फेस करती हैं और इनका क्या समाधान हो सकता है। मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एकता, और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर महिलाओं की बात करें या उद्यम की बात करें, अगर एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यम खुद में ही बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नया करना है और कुछ ऐसा करना है जिसमें पैसे बने, पर सिर्फ आपके नहीं बने, उन सबके बने जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आप में विश्वास कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए किसी का भी उद्यमी होना इतना आसान नहीं है। ख़ास करके जब बात आती है महिलाओं की, तो हमें पता है कि कितनी है सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, है ना। हमारी व्यवस्था में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हर लेवल पे और हर स्तर पर, कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है जब उन्हें उन सारे सिस्टमिक प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम करना पड़ता है, साथ साथ में एक नया उद्यम शुरू करने के। तो मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के लिए सारी चुनौतियाँ डबल हो जाती हैं। हम दिन रात उद्यमियों को देखते हैं जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, और सबकी समस्याएं बहुत हैं, पर महिलाओं के लिए डबल हो जाता है, क्योंकि परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, पूरे जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम की तरफ से सपोर्ट उतना आसानी से नहीं मिलता। और सबसे बड़ी चुनौती जहाँ से आती है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे सोच की चुनौती है, जिसको हम लिमिट्स टू आवर माइंडसेट बोल सकते हैं। हमारी सोच कहीं ना कहीं रुक जाती है, चाहे हम उन महिलाओं की बात करें जो अपने लिए कुछ शुरू करना चाहती हैं, कुछ नया शुरू करना चाहती हैं। अपने ऊपर विश्वास थोड़ा कम होता है, किसी दूसरे पे विश्वास थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता है, पर उससे भी कहीं ज़्यादा पूरे उनके आसपास के जो समाज है और जो परिवार है, वो कभी अच्छा सोचकर कभी बुरा सोचकर उन्हें रोकता रहता है। कई बार वो प्रोटेक्शन होता है, कई बार उनकी सुरक्षा होती है, कई बार उनके लिए चिंता होती है कि आप कैसे कर पाओगे, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पर कई बार वो एक लिमिटिंग माइंडसेट ही होता है जो हम सबका होता है, जो औरतों को रोकता है। और वो ट्रांसलेट करता है किन चीज़ों में? वो ट्रांसलेट करता है कि महिलाओं के उद्यमी होने के लिए पैसे कम हैं, हम कम पैसे लगाना चाहते हैं, हमारे रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है जब महिलाओं की और उनके उद्यम करने की बात होती है। हमारी विचारधारा उन्हें कुछ ही क्षेत्रों पर रोक के रखती है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो सिलाई कढ़ाई बुनाई, कॉटेज इंडस्ट्री, गृह उद्योग के काम तो कर सकती हैं। इनफैक्ट कई बार जब हम नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो भी हम महिलाओं के उद्यम को उसी तक सीमित रखते हैं। हमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जो लगता है कि ये पुरुषों के लिए हैं, महिलाएं वो कर नहीं पाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी चुनौती होती है उस सोच को ओवरकम करना, उस सोच के पार जाना, अपने अंदर, अपने आसपास के लोगों के अंदर जो आपका भला चाहते हैं पर समझ नहीं पाते कि उस अच्छे में बुरा हो रहा है, और फिर एक बड़े समाज के अंदर कि आप वो कर सकती हैं। और उसमें सब कुछ मिली जुली बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याएं हैं जो
महिलाओं के जैसे हमने फेस किए, हमें पता है, हम हर दिन उससे गुजरते हैं कि कई बार आप देर रात काम नहीं कर सकते, कई बार आप दूर काम नहीं कर सकते, कई बार आप ऐसे क्षेत्र में, ऐसी जगहों पे काम नहीं कर सकते जहां आपको जो पुरुष प्रधान है, जहां आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षा फील नहीं हो रही, आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तरह की समस्याएं जो शायद कई बार थियोरी तक पहुंचती भी नहीं है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही हर रोज़ की दिनचर्या से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। पर सबसे बड़ी समस्या है उस विचारधारा का बहुत ही सीमित होना। धन्यवाद स्मिता जी, आपने आज कुछ बड़े इम्पोर्टेंट चैलेंजेस को हमारे सामने पेश किया और उन्हें हम कैसे सुलझा सकते हैं। तो इसको आगे ले जाते हुए मैं आपसे हमारा दूसरा प्रश्न करना चाहूँगी। तो आप मुझे ये बताइए कि उद्यमता को और उससे जुड़े हुए जो सोशल इम्पैक्ट है, जो सामाजिक बदलाव है, इसको महिलाएं पुरुष की तुलना कैसे अलग देखती हैं? ये बड़ा ही दिलचस्प आपने सवाल पूछा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये पुरुष और महिलाओं के पुरुष विरुद्ध महिलाओं वाली डिबेट बन जाती है। वैसा एक चर्चा बन जाती है जिसमें कोई जीतता नहीं है, सब हारते हैं। बट जो मेरा अनुभव रहा है, और मैं कोई तथ्य नहीं बोल रही हूँ और ना मैं ये कह रही हूँ कि यही सच है और यही कहीं लिखा हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 16 साल के सोशल इम्पैक्ट सेक्टर, सामाजिक प्रभाव में काम करने में और डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने का अनुभव ये कहता है कि महिलाओं का नज़रिया, जिसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, जो सीखना मुश्किल होता है, उसमें वो उनके नज़रिए में वो बिल्ट इन होता है। तो महिलाएं जब किसी चीज़ को देखती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ लेती हैं जो शायद कहते हैं ना कि एक होता है लाल हरा ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू स्पेक्ट्रम, और एक होता है पूरा हर कलर और उनके शेड्स का स्पेक्ट्रम। तो शायद महिलाएं बहुत सारे वैसे शेड समझ लेती हैं जो कई बार हम लिख कर या फ्रेमवर्क्स में बिठाकर या थ्योरी में नहीं सीख पाते हैं। तो बहुत कुछ जो मैंने जब भी कोई लीडरशिप कोर्स किया है तो मैंने ये महसूस किया है कि बहुत सी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं जो पुरुषों को नई लगती हैं और सीखने में बहुत मज़ा आता है, वो कई महिलाएं जो मेरे आसपास हैं उनको खुद से पता होता है, और शायद वो उनके व्यक्तित्व का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। एंड जो हम सॉफ्ट स्किल्स बोल के कई बार उसको हम समझ नहीं पाते हैं ना, किस तरह की चीज़ों में ये जाता है, जिसे हम कहते हैं दो लोगों के बीच की एक अंडरस्टैंडिंग, जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, वो काफ़ी अलग चीज़ होती है और जो आप किसी को सिखा नहीं सकते। ये इस तरह की जो व्यक्ति विशेष का या किसी इंसान का खुद का एक नज़रिया होता है और एक तरीका होता है किसी मुद्दे को समझना, किसी मुद्दे को अनपैक करना और विस्तार में समझना और समझा पाना, वो मुझे लगता है महिलाओं का एक बहुत ही ख़ास तरीका होता है। अगेन ऐसा नहीं है कि ये एक जनरलाइज फैक्ट है, बट शायद ये एक एवोल्यूशन हो गया है हमारा। हर चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए जो सदियों से आ रही हैं महिलाएं, और कई बार बहुत कम रिसोर्सेज में प्रॉब्लम सॉल्विंग करती हैं। तो मुझे वो दो चीज़ें बड़ी ख़ास लगती हैं महिलाओं की, एक नज़रिया जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, जो सल्यूशंस ओरिएंटेड है, जो हमेशा ये सोच रहा है कि अच्छा इसे सुलझाएं कैसे, बहुत ही कम पैसे में या बहुत ही कम रिसोर्सेज, बहुत ही कम संसाधन में, कम समय में और बिना जुगाड़ किए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत ही टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढ रही हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने ख़ास देखी हैं अपने आसपास, जितनी महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में जाते देखा है, जितनी महिलाओं ने मुझे जीवन में सिखाया है या जिनके साथ काम किया है। मुझे लगता है हमारे सॉफ्ट स्किल्स कहीं ना कहीं जो हमारी कमज़ोरी माने जाते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ होते हैं, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो सीखना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे महिलाएं सोशल इम्पैक्ट को, सामाजिक बदलाव को अलग नज़रिए से देखती है। हमने भी हमारे एक्सपीरियंस में देखा है कि महिलाओं का पर्यावरण से काफ़ी जुड़ाव रहता है। वो एक खेती को बस उत्पादन का ज़रिया या इनकम का ज़रिया नहीं देखती हैं। उनके लिए इसमें न्यूट्रिशन छुपा हुआ है, पर्यावरण छुपा हुआ है, परिवार छुपा हुआ है और पूरा समाज छुपा हुआ है। वो जब व्यवसाय करती है तो वो केवल खुद के लिए या खुद के परिवार के लिए नहीं कमाती, पर अपने पूरे समाज के लिए वो एक इनकम का ज़रिया बनती है। हमने एक हमारी उद्यमिता महिला से पूछा था कि आप उद्यमिता क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया था
कि मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है ये व्यवसाय को शुरू करने का कि मैं अपने साथ साथ और ऐसी 500 महिलाओं के लिए एक इनकम का साधन शुरू करूं। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है जब महिलाएं आगे बढ़ कर के व्यवसाय शुरू करती है और अपने समाज के परिवर्तन का कारण बनती है। अनेक दिन हमरा একটা एनजीओ যুক্ত আছি, लेकिन हम अपना काम शुरू नहीं कर पाए हैं। आज से हमने अपना काम शुरू कर दिया है। हम बैग, मफलर, जैकेट सभी प्रकार की चीजें बनाते हैं। इन चीजों से हमें रोजगार मिल रहा है। अब हमें स्विच ऑन से काफी सुविधाएं मिल रही हैं। हमें स्विच ऑन से विभिन्न फसलों के बीज एवं बाजरा के बीज भी उपलब्ध कराए गए हैं। मैं खेती कर रहा हूँ। किसान और स्वयं समूह के अन्य सदस्य मेरी जमीन देखने आए हैं। उनका कहना है कि ये बहुत अच्छे से हुआ है। वे पूछ रहे हैं कि बीज कैसे बोए जाते हैं, चारा कैसे दिया जाता है, या फसलें कैसे उगाई जाती हैं, या फसलें कैसे लगाई जाती हैं। वे उस प्रक्रिया को देखना चाहते हैं। इसलिए बाजरा एक ऐसी चीज है जिसे उगाने के लिए ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती। जिस जमीन पर हमें धान चावल की पैदावार नहीं हो पाती है, हम उस बंजर जमीन पर बाजरा उगाते हैं। इस तालाब से मुझे बहुत लाभ मिला है। मैंने उस जमीन पर धान चावल लगाया था। पानी की दिक्कत थी, इसलिए हमने सोलर पंप की मदद से उस तालाब से सिंचाई कर धान की रोपाई शुरू की। मैं आसपास के किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी दे सकता हूँ। आज हर कोई समझ सकता है कि इस स्वयं सहायता समूह में कितना सुधार हुआ है। मैं अपना खुद का व्यवसाय संभालने में सक्षम हूँ। पहले बाहर जाने से पहले मुझे अपने पति से मदद मांगनी पड़ती थी। अब मैं अपने पति या पिता या सास से पैसे नहीं मांगती। मैं अब अपना पैसा खुद खर्च करने में सक्षम हूँ। इसी को आगे ले जाते हुए मैं जानना चाहूँगी कि आपके नेटवर्क में या आपकी नॉलेज में ऐसी महिलाओं का अगर आप हमें उदाहरण दे सकें जिन्होंने मुसीबतों का सामना करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया है और एक सामाजिक उन्नति की तरफ लेके गई है, तो बहुत हमें प्रेरणा मिलेगी इससे और हमारे दर्शकों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। मेरे सामने कई उदाहरण हैं। मेरे सामने आप भी हैं जो एक बहुत ही और मैं सालों से आपकी जर्नी देख रही हूँ और आपका मैंने ग्रोथ देखा है। जो आप जिन मुद्दों को आप उठा रहे हो और जिन चीज़ों पे आप काम कर रहे हो, ग्रामीण मुद्दों पे आप काम कर रहे हो और उसको आप बाज़ार तक लेकर जा रहे हो, उन सारे प्रोडक्ट्स को, उन सारे सॉल्यूशंस को, तो आप हैं मेरे सामने उदाहरण। बट मैंने कई लोगों को देखा है। मैं इसको 3 तरह से आपको बताना चाहूँगी। एक है वो महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से निकलती हैं और अपनी समस्या को से इतनी तंग आ चुकी होती हैं और ये ढूंढते कि कोई उनकी मदद करेगा, खुद ही वो अपने सॉल्यूशंस ढूंढने निकलती हैं, है ना। तो वो महिलाएं हैं जो खुद किसी उद्यम का सहारा लेती हैं शुरुआत करने के लिए और अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को सुलझाने के लिए। कई हैं ऐसी और कई महिलाओं के ग्रुप्स बन चुके हैं। आप अगर सेवा को देखें, सेवा जो गुजरात बेस्ड संस्था है, उसमें कई ऐसी, जिसे हम सूक्ष्म उद्यम कहते हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर महिलाएं हैं और कई सारे ऐसे एनजीओज़ हैं। प्रदान के साथ कई महिलाएं काम करती हैं, सिनी है, उनके साथ कई महिलाएं काम करती हैं जो या तो किसान हैं या उद्यमी हैं, जो अपनी समस्याओं को अब वो समझ चुकी हैं कि सरकार अपनी जगह है, लोग अपनी जगह हैं, अपने समाज के सारे पुरुष और ठेकेदार सब अपनी जगह हैं, बट हमें अपनी समस्याओं को करना पड़ेगा और हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं। दूसरा है महिलाएं आपकी जैसी जो रूरल इश्यूज़ को, जो ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों को कहीं बहुत ख़ास तरह से समझ पाती हैं, महसूस कर पाती हैं और वो वहाँ वापस जा कर के करती हैं और उसमें भी कई उदाहरण हैं। आपने नाम सुना होगा बहुला का। बहुला जो संस्था है, इतनी खूबसूरत संस्था है। ये इंडिया के थार डेजर्ट में काम करती है ना, वो रेगिस्तान में काम करती है और पैस्टोरल और नोमैडिक कम्युनिटी के साथ काम करती है। क्या करते हैं ये? इन्होंने इंडिया का शायद पहला ही होगा नेट ज़ीरो डेयरी बनाया है। ये सौर ऊर्जा से ये डेयरी चलता है और ये वो कम्युनिटी जो बिल्कुल ही देश से कटी हुई, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, जो गाय और ऊँट पालते हैं और उनके दूध और उनके दूसरे प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, वहाँ से वो आर्टिजनल चीज़ बनाती है। वो चीज़ बनाती हैं जो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही प्योर है और शहरों में बहुत ऊंचे दाम पे बिकता है। तो ये संस्था मुझे बड़ी अच्छी लगी और हाल ही में उनके काम के बारे में जानने का बहुत मौका मिला और मैं समझ सकती हूँ कि कितनी समस्या आई होगी
इस संस्था को शुरू करने में, क्योंकि एक तरफ आपके पास वो परेशानी है जहां आप काम कर रहे हो बहुत ही छोटे शहरों में, गांव में, जहां जो हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आदत लग चुकी है, जहां आपके पास टॉयलेट नहीं है, जहां आपके पास इंटरनेट नहीं है, जहां आपके पास पैसे तो नहीं है ही, जहां आपके पास बहुत तरह के लोग नहीं हैं, सपोर्ट नहीं है, और आप वहाँ जा कर के काम कर रहे हो उन लोगों के साथ जिन्हें पहले आपको समझाना पड़ रहा है कि आप उनके जीवन में बदलाव क्यों लाना चाह रहे हो, जिन्हें एक जो हम कहते हैं ना, जिन्हें इग्नोर होने की और नेग्लेक्ट होने की एक तरह से आदत पड़ चुकी है। तो जब कोई उनके बारे में काम करता है तो एक बहुत बड़ा माइंडसेट वहाँ ब्रेक होता है, और एक बहुत बड़ी परेशानी कई बार महिलाओं को इन इलाकों में काम करने में ये आती है कि आपको पहले समझाना पड़ता है कि आप उनके हित में सोच रहे हो। तो एक वो तरफ है, और दूसरा ये तरफ है जहाँ उनको अपने जो भी वो बना रहे हैं, उनकी डेयरी से जो प्रोडक्ट्स, जो चीज़ निकल रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग करनी है, उसे उस कस्टमर तक पहुंचाना है जिसे कोई मतलब नहीं कि ये बना कौन रहा है, उससे ये मतलब है कि क्या ये मेरे लोकल सुपरमार्केट में मुझे मिलेगा बड़े शहरों में। तो मैं समझ सकती हूँ कि वो पूरा जो ऑल एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसकी समस्या उनको झेलनी पड़ी है। थार डेजर्ट की बात करूँ और रेगिस्तान की बात करूँ तो इसी समुदाय, इसी कम्युनिटी के साथ काम करती है एक संस्था जिसके साथ हमें मौका मिला है काम करने का। उसका नाम है सामख्या प्रेरणा चलाती हैं, और उनका खुद का जो कहते हैं हम कि उनकी खुद की जर्नी रही है फ्रॉम अ नॉट फॉर प्रॉफिट टू फॉर प्रॉफिट साइड। और कई बार हम सोचते थे, और सोशल अल्फा में हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि हम खुद एक नॉट फॉर प्रॉफिट एजेंसी हैं, और हमने फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप्स, या जिसको हम बोलते हैं उद्यम, जो कि पैसा बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, उनको हम क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो अपने आप ही वो व्यवसाय सस्टेनेबल हो जाता है, अपने आप ही वो व्यवसाय सालों तक चल सकता है और अपनी जड़ें बना सकता है। पर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि प्रॉफिट बन रहा है या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि जब वो प्रॉफिट बन रहा है तो वो किससे मिल रहा है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या वो किसी एक के हाथ में उसका केंद्रीकरण हो रहा है। और जो हमारी कैपिटलिज्म से शिकायत रहती है वो ये रहती है, वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहती है, वो शिकायत ये है कि वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के हाथ में ही वो सारा प्रॉफिट रहता है। तो सामख्या की अगर मैं बात करूं, उनका मॉडल बहुत अच्छा है, वो भी यही पैस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, पर वो एक बहुत ही ख़ास किस्म का मटेरियल बना रहे हैं जो कि इंसुलेशन की तरह यूज़ हो सकता है। और प्रेरणा और उनकी टीम इंसुलेशन का ये जो मटेरियल बना रही है वो हमारे घरों में एयर कंडीशनिंग की कीमतों को, उसके बिल को कम करेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर इंसुलेशन पे काम करेगा, ठंडी जगहों पे हीटिंग के कॉस्ट को कम करेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा वो टेम्परेचर डिफरेंस रोकेगा। और उस वजह से क्या हो रहा है कि इसका मार्केट है शहरों में, पर ये जो ख़ास किस्म का मटेरियल बन रहा है ये ऊँट के वूल से बन रहा है, ये ऊँट के ऊन से मिल रहा है, उनके जो बाल होते हैं उनसे बन रहा है। और इस तरह की जो आप देख रहे हो, इसमें इनोवेशन है, पर इसमें ट्रेडिशनल नो हाउ है। ये जो दोनों मैंने स्टार्टअप्स का आपको एग्जाम्पल दिया, बहुला और सामख्या, ये कहीं ना कहीं शुरू होते हैं हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग पे, शुरू होते हैं बिल्कुल ग्रास रूट्स की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, पर इनका कनेक्ट जाता है शहरों में और बड़ी बड़ी संस्थाओं में। इनका मार्केट है, सच पूछो तो बहुत ही हाई पेइंग मार्केट जिसको कहते हैं, बहुत ही बड़ा मार्केट है वो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो दूसरी किस्म के स्टार्टअप्स हैं, जो आपकी तरह जो गाँव के जो कटे हुए हैं गाँव, और उनकी जो समस्याएं जो कटे हुए हैं उनको जोड़ती हैं शहरों की ज़रूरतों से, और मुझे लगता है ये एक इंटरडिपेंडेंस करती हैं। तीसरी किस्म के वो स्टार्टअप्स हैं जो शायद अर्बन स्टार्टअप्स ही हैं, जो शहरों में शुरू होते हैं, शहरी लोग शुरू करते हैं, पर उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो गाँव तक पहुँचते हैं। वो शायद शुरू शहरों से ही होंगे, क्योंकि शहरों में पैसा बनाना, लोगों को सहूलियत ज़्यादा होती है ख़रीदने में, उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर तक पहुंचाना आसान होता है, तो शहरों से वो शुरू करते हैं, बट धीरे धीरे वो उनका मार्केट गांव तक जाता है। तो मुझे इन तीनों तरह के संस्थाओं की चैलेंजेस दिखती हैं, बट इन तीनों तरह के उद्यमों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। अगर हम ग्रामीण उद्यम की बात करें और महिलाओं के ग्रामीण उद्यम की बात करें, तो ये तीनों का एक बहुत सुंदर सूत्रीकरण ज़रूरी है, इन तीनों को एक सिरे से पिरोना बहुत ज़रूरी है। आपके इन उदाहरणों से मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत प्रेरणा मिली होगी, और स्पेशली जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं वो इसे सुन करके प्रेरणा लेगी और अपनी उद्यमिता को आगे बढ़ाएगी। तो मैं जानना चाहूँगी कि सोशल अल्फा की तरफ से आपने उद्यमी महिलाओं को किस तरह से सपोर्ट किया है, स्पेशली ग्रामीण महिलाएं,
और आपने इस सपोर्ट के बाद उनमें क्या बदलाव देखा है? हम सब उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं, पर काफ़ी मुश्किल है। मुझे लगता है कि फंडिंग तो अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की या स्व उद्यम की, तो फंडिंग का दिक्कत है, उसकी कमी है। खास करके जब हम बात करने लगते हैं, जैसे ही उस पर हम ग्रामीण जोड़ते हैं और महिलाएं जोड़ते हैं, तो फंडिंग और भी कम होती जाती है और वो जो फंडिंग की धारा है वो और भी ज़्यादा सूखती जाती है। तो वो बहुत बड़ी समस्या है और आई थिंक बहुत जगहों पर है। अब सरकार की कुछ योजनाएं हैं, सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं और कुछ फंडर्स हैं जो उन्हें देख रहे हैं। हम सबका नए तरह से सोचना कि हम किसी भी ग्रामीण उद्यम को किस तरह से प्रस्तुत करें, किस तरह से पैकेज करें, क्योंकि आज के समाज में हमें पता है कि हर चीज़ के लिए पैसा है और बस उसका पैकेज होना, सही होना ज़रूरी है। तो जब हम उस तरह से करने लगते हैं, और जो मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिए और कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो शहरों में उन चीज़ों को उस समस्या से, उस ग्रामीण समस्या से कम जोड़ते हैं, उस शहरी समस्या से ज़्यादा जोड़ते हैं, और तब उससे रिलेट कर पाना आसान होता है एक शहरी ऑडियंस का या शहरी कस्टमर का, और बाद में वो चेन बनाते हैं और तब धीरे धीरे करके वो सेंसिटाइजेशन होता है, धीरे धीरे करके आपको समझ आता है कि आप एक बड़े मुद्दे का पार्ट हो, पर आप शुरू करते हो अपनी निजी ज़रूरतों से एज अ कस्टमर, राइट। तो मुझे लगता है एक तो पैकेज करना बहुत ज़रूरी है इस तरह से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ और अपने आप को उस मुद्दे का हिस्सा महसूस कर पाएँ। एक स्टार्टअप का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ग्रामीण नहीं है पर बड़े शहर से नहीं आया है, कानपुर से एक स्टार्टअप आया है फूल, जो आज सब लोग जानते होंगे जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, जो शायद कभी कानपुर गए भी नहीं। जो मंदिरों में जो फूल होते हैं, मंदिरों में हमारे यहाँ, हमारे देश में हमेशा टनों में फूल चढ़ाए जाते हैं और हर रोज़ वो फूल बदले जाते हैं, जो ज़्यादातर नदियों में और कानपुर में भी नदी में, और नहीं तो किसी न किसी वाटर बॉडी में कहीं पानी में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि वो इतने पवित्र माने जाते हैं कि आप उसको कूड़ेदान में नहीं डालते हो। अभी इनसे हमारी नदियाँ और हमारे सारे झील सब प्रदूषित हो रहे हैं, पर उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं उसको रिसोर्स की तरह नहीं सोच रहे हैं, हम उसको वेस्ट की तरह सोच रहे हैं। जब हम उसी चीज़ को संसाधन की तरह देखने लगते हैं, एक रॉ मटेरियल की तरह देखने लगते हैं, तो फूल ने क्या किया, और फूल पुरुष ने शुरू किया है, पर उनकी पूरी टीम महिलाओं की है। वो महिलाएं हैं जो वेस्ट पिकिंग पे काम करती हैं। तो इट्स अ विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन आई बिलीव, क्योंकि विमेन लेड होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो महिला ही हो जो सामने का चेहरा हो, वहाँ पे डिसीजन कौन ले रहा है, वहाँ पर निर्णय कौन ले रहे हैं, और अगर महिलाएं निर्णय ले रही हैं तो वो विमेन लेड मेरे हिसाब से कहलाता है। तो उस संस्था ने क्या किया कि शुरुआत में वो इस बारे में बात नहीं करते कि वो फूलों को नदियों को दूषित करने से रोक रहे हैं। वो ये बात करते हैं कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा अगरबत्ती है आपके पास, जो आपके लिए एक वेलनेस अगरबत्ती है, आप योग करें, आप घर में इस्तेमाल करें आपकी मानसिक शांति के लिए। और फिर उसके बाद की वो कहानी बताती है कि ये इन महिलाओं ने अपने हाथों से बनाया है, ये हैंडमेड है। और फिर उसमें वो कहानी जोड़ती है कि ये इन फूलों से बना है जो मंदिर में चढ़ाए जाते हैं और वो फिर पूजा में ही लग रहे हैं या किसी अच्छे काम में लग रहे हैं। अब वो कहानी इतनी सुंदर है कि उसके किसी न किसी पक्ष से आप जुड़ ही जाओगे और फिर आपको लगेगा आप एक बड़े मुद्दे को सॉल्व कर रहे हैं, को सुलझा रहे हैं। मुझे लगता है हमें इनकी ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम जब ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों की बात करें तो हम कहानियों को ऐसे बनाएं कि फंडिंग के लिए वो आकर्षक बने। किसी भी तरह के फंडर्स को लगे कि ये तो बड़ी आकर्षक कहानी है, इस कहानी में बात है, इस कहानी के लिए मार्केट मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम मार्केट वाली कहानी नहीं समझ पाते हैं, हम सिर्फ जो कहते हैं कि बैक एंड की कहानी समझ पाते हैं, हम उसको फ्रंट एंड तक नहीं ला पाते हैं। तो वो सबसे बड़ा एक तरीका है। दूसरा ये है कि इस चीज़ पे बात होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जेंडर लेंस इन्वेस्टिंग की बात होती है, रूरल इन्वेस्टिंग की बात होती है, जो कि इन सब चीज़ों को समझते हैं, पर वो इतना कम है और वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठता है। तो कुछ ऐसे फंडर्स हैं जो शायद ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, कुछ ऐसे फंडर्स हैं जो महिलाओं के उद्यम को फंड करते हैं, बट क्या ये साथ आ सकते हैं और इसे देख सकते हैं? तो रिस्क ज़्यादा है,
पर मज़ा भी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एक बड़ी कहानी कहने की और एक ऐसा पैकेज बनाने की जिसमें हर कोई उसका हिस्सा बन सकता है, हर कोई जुड़ सकता है। तो मुझे लगता है पैसे को आकर्षित करने के लिए, किसी भी तरह की फंडिंग को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसको हर किसी की चेतना से, हर किसी की सोच से जोड़ सकें। आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया हमें कि महिलाओं को उनकी काबिलियत के ऊपर फंडिंग मिलनी चाहिए, रिकग्निशन मिलना चाहिए एंड वो भी आज के समय में काफ़ी कैपेबल है। तो मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहूँगी इसी से जुड़ा हुआ कि आपके हिसाब से नेटवर्किंग और मेंटरशिप की क्या भूमिका है महिला उद्यमी के लिए, स्पेशली जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आती है। तो इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता सके प्लीज़। बहुत नेटवर्किंग और मेंटरशिप जो आपने भी कहा एकता, वो बहुत ज़्यादा अहम है। हम ऐसा सोचते थे बट धीरे धीरे जब हम महिलाओं से जिन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं उनसे बातें की तो ये समझ आया कि ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमज़ोरी और सबसे बड़ा एक बॉटलनेक है जो कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि अगेन ये सॉफ्ट स्किल्स में आता है। पुरुष प्रधान समाज में जब आप रहते हैं तो नेटवर्किंग पुरुषों का पुरुष से फिर भी आसान है, महिलाओं का पुरुष से उसमें कई तरह की सामाजिक और इनफैक्ट साइकोलॉजिकल और बहुत तरह की सोच, धारणाएं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मुझे एक स्टार्टअप चलाती हैं हमारी एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, श्रुति। उन्होंने मुझे बताया कि वो काम करती हैं कंस्ट्रक्शन में, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। तो वो इस्तेमाल करती हैं खेतों से और जो एग्री वेस्ट होता है, तो जो भी फसलों का बचा हुआ पार्ट होता है या एग्री रेसिड्यू जिसे बोलते हैं, उसको वो बायो पैनल्स बनाती हैं और वो भी अकूस्टिक्स और इंसुलेशन के काम में आता है। तो कंस्ट्रक्शन में वो उसकी क्लैडिंग लगती है। अभी कंस्ट्रक्शन पूरा पुरुष प्रधान क्षेत्र है और उसमें एक तो नए मटेरियल की जगह नहीं है, सस्टेनेबल मटेरियल की जगह नहीं है, कॉस्ट कटिंग का थॉट प्रोसेस है, और सेकंड वो बिल्कुल ही पुरुष प्रधान सेक्टर है। तो अभी उनको 10 बजे रात में कोई मीटिंग होती है जिसमें वो नहीं जा सकती हैं और उन्हें पता है कि वो मीटिंग अगर हो रही है किसी थोड़े इनफॉर्मल स्पेस पे, तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा सहज नहीं महसूस कर सकती हैं हमेशा। तो कई बार ऐसा होता है कि आप वो जो कुछ बैरियर्स हैं, जो कुछ सीमाएं बन जाती हैं कहीं अनकहीं, कभी हमारी सोच में, कभी समाज के बनाए दायरों में, उनसे नेटवर्किंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो नेटवर्किंग तो ठीक करने का एक ही तरीका है कि जब महिलाएं जो कहते हैं टेबल के इस तरफ रहेंगी तो महिलाएं टेबल के उस तरफ भी आ पाएंगी। अगर इन्वेस्टर एक महिला है, और मुझे बहुत बार ये सुनने को मिला है कि हमें बड़ा मज़ा आता है जब हम सोशल अल्फा आते हैं, यहाँ ज़्यादा महिलाएं हैं और पुरुष बहुत ही कम हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से भी कुछ भी बात कर सकते हैं। अभी जब हम स्पेसेस को थोड़ा इंक्लूसिव बनाएंगे, थोड़ा सबको मिलाकर चलेंगे, अगर हमारे हर तरह के इन्वेस्टर्स में, सरकार में, बिजनेस मेंटरशिप में अगर महिलाएं होंगी तो कहीं ना कहीं उस जगह पे महिलाओं को अकेला या अलग सा नहीं लगेगा। कई बार बाथरूम्स नहीं होते हैं कई जगहों पे, जो आपने हर जगह सुना होगा। तो स्पेसेस जब डिज़ाइन हुए तो महिलाओं को सोचकर हुए ही नहीं, क्योंकि महिलाएं थी ही नहीं वहाँ पे। और अब जब इक्का दुक्का महिलाएं उन जगहों पे पहुँचती हैं तो बहुत अकेला और बहुत ही कॉर्नर्ड फील करती हैं। तो और ये बहुत सबकॉन्शियस टोल लेता है, ये आपकी मानसिकता को बहुत ही अलग तरह से असर करता है। आपका आत्मविश्वास हिलता है, आप अपनी बात को सहज तरह से नहीं कह पाते, आप कम बोलते हो, आप 4 बार सोच के बोलते हो, और वहीं पर काफ़ी अंतर हो जाता है क्योंकि आप कम्पीट कर रहे हो, आप उसी दुनिया में मर्दों से और बाकी महिलाओं से और सबसे कम्पीट कर रहे हो। तो आपको अपना बेस्ट देना है, पर नेटवर्किंग आसान नहीं है महिलाओं के लिए। अब इसमें आप ग्रामीण महिलाओं की बात करो, है ना, कई बार हम देखते हैं सेवा और प्रदान और बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेल्को, जो उन महिलाओं को लेकर आते हैं मंच तक जिनके साथ वो काम कर रहे हैं। फिर भी वो इतना कम होता है कि जब वो आती हैं इस मंच पे जहाँ पे वो भाषा को लेकर के हमारे सारे कॉन्फ्रेंसेस, हमारी सारी नेटवर्किंग तो अंग्रेज़ी में होती है। आज मुझे ही आप देख लो, मैं हिंदी भाषियों पर कितनी मेहनत लग रही है हिंदी में बात करने में, क्योंकि हम काम करते हैं अंग्रेज़ी में। तो ग्रामीण महिलाओं को अपनी लोकल ना भाषा मिलती है, ना वो वातावरण मिलता है, ना वो सहजता मिलती है जिसमें वो खुलकर अपने आप को रख पाएँ। तो नेटवर्किंग तो एक ऐसी गहन परेशानी है
कि उसको पता नहीं हम कैसे दूर कर पाएंगे। एक ही तरीका मुझे समझ आता है कि जितने हर तरह के लोग हर तरह की जगहों को ऑक्यूपाई करेंगे, वो जगह इंक्लूसिव बनेंगी और सबको वहाँ पर सहज लगेगा। दूसरी चीज़, आपने बात की मेंटरशिप की। मेंटरशिप में औरतों को मर्दों से, पुरुषों से तो मेंटरशिप मिलती है, बट औरतों का जो औरतों को मेंटर करना है, जो विमेन टू विमेन पीयर मेंटरशिप हो या सीनियर टू जूनियर मेंटरशिप हो, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमारे पास उदाहरण कम है, इसलिए एक मेंटरशिप में भी कमी आ जाती है। तो आप जैसी महिलाएं या और भी महिलाएं जिनके मैंने उदाहरण दिए, ये जब किसी और स्टार्टअप को मेंटर करती हैं तो वो अपने अनुभवों से करती हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है और भी ज़्यादा महिलाओं का एंटरप्रेन्योरशिप में आना, ताकि वो उदाहरण सेट करें, बट ऑल्सो अपनी जर्नी से सीखे हुए चीज़ें दूसरे महिलाओं को सिखाएं और उनकी जर्नी को छोटा करें और आसान बनाएं। तो मुझे एक ही तरीका समझ आता है कि और भी ज़्यादा महिलाएं अगर आएँ हर तरफ, हर क्षेत्र से, तो शायद महिलाओं के लिए आसान होगा। मे बी दूसरी चीज़ ये है जो क्योंकि हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट करते हैं जो विज्ञान के सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें विमेन इन स्टेम जो हम बोलते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, हमें विमेन इन स्टेम की बहुत ज़रूरत है कि जब महिलाएं काम करें, आए उन विषयों को पढ़ें जो ज़्यादातर महिलाएं नहीं पढ़ती हैं। जब एक साइंस का क्लासरूम हो और लैब हो और वहाँ 4 और महिलाएं दिखें, तो शायद हमारे देश में और विमेन साइंटिस्ट आएंगी, विमेन इनोवेटर्स आएंगी। तो तरीका और कुछ नहीं है, हमें अपनी संख्या हर जगह और बढ़ानी है। तो आप स्मिता जी एक सामाजिक लीडर हैं, काफ़ी लोगों को प्रेरित करती हैं। आज हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके प्रेरणा का सोर्स क्या है? पहले तो लीडर तो मैं वो बहुत बड़ा शब्द होता है, पर मुझे लगता है इतने सालों से इसमें इस क्षेत्र में काम करते हुए जो थोड़ा बहुत समझा है, और एडवाइस देना भी पता नहीं कितना सही है, क्योंकि खुद से एंटरप्रेन्योरशिप अभी तक की नहीं है, खुद से अपना कुछ उद्यम शुरू किया नहीं है, तो देखा सुना ही जो भी बता सकती हूँ। मुझे लगता है सिर्फ कॉन्फिडेंस, और ये मैं सिर्फ विमेन एंटरप्रेन्योर्स को तो कहूँगी, बट सारे विमेन को कहूँगी, सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो हमारे अंदर हो भी तो कहीं ना कहीं हम डाउट आने देते हैं, हमें अपने ऊपर संदेह पहले हो जाता है, और सारी महिलाओं में नहीं बट कई महिलाओं में हम ये देखते हैं कॉमन। मुझे लगता है बस उसे छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टअप में या एंटरप्राइज कुछ भी बिजनेस करने में फेलियर है, सबका है, पर हम शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा हम उम्मीदें भी बनाते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, और उस गिल्ट से, उस डर से, उस फेलियर के भय से कई बार अपने आप को बहुत मतलब मुश्किलें देते हैं। मुझे लगता है हम अपने साथ ही बहुत हार्श हो जाते हैं। बट विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो महिलाएं उद्यम करती हैं, वो फंडिंग लेट से मांगती हैं और कम मांगती हैं। उनकी फंडिंग हमेशा बिल्कुल जो उनको लगता है जितना ज़रूरी है, जबकि अगर मैंने उसी क्षेत्र में उसी स्टेज के पुरुषों को देखा है तो देखा है उनकी फंडिंग में, विजन में थोड़ा स्कोप रहता है, थोड़ा ऑप्टिमिज्म ज़्यादा बिल्ट रहता है, अगर मैं कहूँ तो आई थिंक वो ये पूरा खेल आत्मविश्वास क्या है। हम ऐसे समाज से आते हैं जहाँ हमने देखे नहीं है ऐसे उदाहरण, हमने बहुत महिलाओं को बहुत बड़ी चीज़ें करती हुई देखी हैं, बट जो भी हमारे पास गिने चुने उदाहरण हैं, हमें उनको प्रेरणा बनाना है। और मुझे लगता है कि महिलाओं को सिर्फ सोचना नहीं है कि आगे बुरा होगा, अच्छा होगा, उस पर डटे रहना है। हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम इसलिए करते हैं, और सच बताऊं तो सोशल अल्फा का एक बड़ा ही यूनिक थॉट प्रोसेस है, जो मुझे बहुत हम लोगों ने जब इस पे चर्चा की तो ये बहुत ही ऑर्गेनिकली निकल कर आया कि हम कभी भी एक जेंडर सेल नहीं करेंगे, या जेंडर को हम एक थीम नहीं बनाएंगे, या हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का कोई एक्सक्लूसिव प्रोग्राम नहीं रन करेंगे। बिकॉज जब हम वो करते हैं तो हम अपने आप ही औरतों को मार्जिनलाइज कर देते हैं। और कहीं ना कहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें हमें अलग मुद्दों पे बात करनी है, या हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें हमारे जो मापदंड होंगे वो कम होंगे, या उसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ज़रूरत ये नहीं है कि हम एक्सक्लूसिव चीज़ें करें, ज़रूरत ये है कि हम हमारे हर काम में औरतों के मुद्दों को, औरतों की एंटरप्रेन्योरशिप, उनके उद्यम को, उनकी हर कोशिश को कैसे मेन स्ट्रीम करें, कैसे उसे हम हर चीज़ में लाकर चलें। पर उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये हो जाती है कि फिर आप
अपने मिथ्स को, जो आपके खुद की सोच की, जो मैंने शुरू में बात की, उसको ओवरकम करें। तो हमारा फोकस ये रहता है कि अगर कोई महिला है जो स्टार्टअप लेकर आई है हमारे पास, हम अपने विचारधाराएं जो बंध चुकी हैं, जो कंडीशनिंग है, उनको कैसे तोड़ें। ये नहीं कि हम उनको अलग से कैसे ट्रीट करें, हम खुद को अलग से कैसे ट्रीट करें जब हम उनसे बात कर रहे हैं। तो क्या हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये डीप टेक स्टार्टअप है तो ये महिला को नहीं पता होगा क्योंकि इसमें साइंस है। तो हम अपनी सोच को ज़्यादा सवाल करते हैं, ना कि एक अलग एक्सक्लूसिव प्रोग्राम बनाने के, अलग से एक महिलाओं के लिए प्रोग्राम बनाने के। और सच पूछो तो ऐसा करना गलत नहीं है, अलग से प्रोग्राम बनाना गलत नहीं है, बट ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मेन स्ट्रीम करना चाहें, और क्या अगर हम खुद को बदलें, अपनी सोच को सही रखें, तो क्या बिना एक अलग सा प्रोग्राम, अलग सा वर्टिकल बनाए, क्या हम विमेंस इशूज़ एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को मेन स्ट्रीम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार, जैसे मैंने आपको बताया, मुद्दे महिलाओं के हैं पर उसमें पुरुष काम कर रहे हैं, मुद्दे पुरुषों के हैं या सबके हैं और उसमें महिलाएं काम कर रही हैं। तो अब हमको उस जगह पे जाना है जहाँ पर हम महिलाओं को उनके एबिलिटी पे देखें, हम उनके वो क्या ला रही हैं मंच पर, वो क्या ला सकती हैं, वो किस तरह की बातें ला रही हैं, हम उस पे देखें, उनकी यूनिकनेस पे देखें, उनके जेंडर पे ना जाए, ना नेगेटिवली ना पॉजिटिवली। बिकॉज एक महिला के लिए बड़ा ही मैंने ये महसूस किया है, दुख वाला क्षण होता है जब मुझे कहा जाता है कि हमारे पैनल में कोई वुमन नहीं है तो आप आएंगे क्या। तो मुझे लगता है कि मेरी सोच आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप ये बोलो कि आप जो महिलाओं के बारे में बात करते हो वो मुझे सुनना है, तो वो मुझे चलता है। जैसे कई बार होता है कि हमें वुमन बोर्ड मेंबर चाहिए, तो आप आएंगे क्या। तो आई थिंक वो हमें थोड़ा अलग करना होगा। सिंबलिज्म की अपनी खूबी होती है, पर हर कुछ सिंबलिज्म नहीं होता है। हमें सिंबलिज्म से आगे जा करके माइंडसेट ब्रेक करके करना होगा। और सोशल अल्फा में हमारी कोशिश यही है कि महिलाओं के मुद्दे और महिलाओं के स्टार्टअप्स, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर इश्यूज ओवरऑल, जेंडर सिर्फ पुरुष महिलाएं नहीं, जेंडर एज अ स्पेक्ट्रम मेन स्ट्रीम करें हम, और उसको हम अपनी सोच में बदलें, ना कि अलग अलग मापदंडों से बदलें। ये बहुत ही अमेजिंग है कि कैसे सोशल अल्फा ने इतनी सारी महिलाओं को सहायता करी। और इसमें मैं एक और चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर हम सुनते हैं कि एक्सेस टू फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्पेशली ग्रामीण महिलाओं जो कि उद्यमी हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है एक्सेस करना। तो ये जो हमारा फाइनेंस इकोसिस्टम है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं जिससे वो ग्रामीण उद्यमी महिलाओं को और सपोर्ट कर सके। पर एकता, अगर मैं जोड़ूँ, मैं ये नहीं कह रही कि महिलाओं के लिए अलग से फंडिंग या अलग से प्रावधान नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बात तब सही है जब हमारा जो प्लेइंग फील्ड है वो लेवल है, जब बात बराबरी की हो रही है और जब सब कुछ बराबर है, हम आइडियल यूटोपिया में रह रहे हैं, तो फिर सही है। पर अगर हम आज के समाज की बात करें तो वो स्पेशल प्रावधान चाहिए, पर उनके साथ साथ ये भी चाहिए कि वो सिर्फ वो ऐसा ना हो कि बस वही फंडिंग उनके लिए अवेलेबल है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, और बाकी फंडिंग में उनका हिस्सा नहीं है। तो आप इस हमारी जो ज़मीन है उसको बराबर का करना चाहते हैं, पर आप ये नहीं चाहते हैं कि वो जो 10% हमने महिलाओं के लिए रखा है, बाकी 90% में फिर महिलाओं का कोई भागीदारी या हिस्सा नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ, उस 10% के चक्कर में वो हम 90 ना सोचें, या वो 30% के चक्कर में वो 70 ना भूलें। बस वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बट अदरवाइज़ मुझे लगता है जितने महिलाओं के लिए ख़ास करके फंडिंग नियुक्त की जाती है सरकार में, या जो जेंडर लेंस इन्वेस्टिंग है, वो सब अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज वो उनको ढूंढ के निकाल रहे हैं जिनको बाकी सब भूल जा रहे हैं, या जिनको बाकी सब दिख नहीं पा रहे हैं। आप हमें ऐसे कुछ स्कीम्स या प्रोग्राम्स के बारे में बता सकती हैं जो कि महिला उद्यमियों को सपोर्ट करती हैं और प्रोत्साहित करती हैं अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए? मुझे ऐसा लगता है, अगर सरकार की तरफ से कहूँ तो कई सारी स्कीम्स हैं, मैंने और कई सारे मंत्रालय की स्कीम्स हैं, है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है, माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम है, कुछ महिलाओं के लिए है, कुछ खास तौर पे ग्रामीण महिलाओं के लिए है, लोन्स हैं, लो इंटरेस्ट लोन्स हैं, मुद्रा स्कीम है, और कुछ किसी खास क्षेत्र की महिलाओं के लिए या खास अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं के लिए तो हैं स्कीम्स।
मुश्किल ये है, और संस्थाएं हैं जो मैंने नाम लिया जिनका, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करती हैं, कई सारे NGOs और संस्थाएं, सेवा है, सेवा का काम बहुत ही इंस्पायरिंग है। सीनी का नाम लिया मैंने, प्रदान करती है, सेंटर फॉर वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप है। तो हैं बहुत सारी संस्थाएं जो काम कर रही हैं महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट पे, पहले उनको कुशल बनाने में, उन चीज़ों में जो शायद उनको ज़्यादा बिजनेस में सक्सेस दे सके, और ख़ास तौर पे उनके व्यवसाय को लगाने में, बिठाने में, पर साथ में फंडिंग भी करती हैं। तो वो फंडिंग और फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों करती हैं। पर परेशानी ये हो जाती है कि कई बार बहुत अच्छी कोशिशों के बाद भी वो कोने कोने तक ये इस तरह की चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं। इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के या NGOs के, प्राइवेट सेक्टर के, वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है संख्या कम है, पर हैं काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण, और जो मैंने संस्थाओं के नाम लिया, जो बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ही ग्रास रूट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। पर और चाहिए, हमें कई ऐसे और उदाहरण चाहिए, और हमें कई ऐसे उदाहरण चाहिए जहां वो महिलाएं जिन्होंने जब एक सेक्टर बन जाएगा, जो महिलाओं ने इन स्कीम्स से अपना स्टार्टअप अच्छा बड़ा कर लिया है, तो अब वो जब फंड करेंगी तो वो कैसा करेंगे। हम अक्सर ऐसा बात करते हैं कि जब इम्पैक्ट वाले स्टार्टअप्स बड़े हो जाएंगे और उनके पास बहुत पैसा होगा, तो वो जब इम्पैक्ट को फंड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि तब जिस तरह का नज़रिया होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। जब हमारे न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू एज कैपिटलिज्म जब होगी, जब हम मायने बदल देंगे कि फंडिंग को आप किस तरह से देख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, और इनसे हम काफ़ी प्रेरणा ले सकते हैं, और हम हमारे व्यवसाय को शुरू करने के लिए या बढ़ाने के लिए इन सब स्कीम्स या प्रोग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत ही धन्यवाद ये शेयर करने के लिए हमारे साथ। जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे स्मिता जी, आप हमारी ग्रामीण उद्यमी महिला दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे अपने नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए? सिर्फ 2 चीज़ें कहूँगी। एक ये कि आप अपने मुद्दों को और अपनी क्षमताओं को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है, तो आप उसमें विश्वास करें। आत्मविश्वास से जो आपकी परेशानियाँ, आपके मुद्दे, आपके आसपास के मुद्दे हैं, वो आप मान के चलें कि पूरी दुनिया में कई ऐसी महिलाएं हैं जो सेम मुद्दों से, सेम परेशानियों से गुजर रही हैं। और शायद अगर आपने अपनी परेशानी पर कुछ, या अपने आसपास की परेशानी पर कोई नया व्यवसाय या उद्यम शुरू किया, तो आप अपनी जैसी और अपने आसपास के जैसे कई महिलाओं की परेशानी दूर कर पाएंगी, ना कि सिर्फ भारत में पर विश्व भर में। तो बस आत्मविश्वास की ज़रूरत है, और ये जानने की ज़रूरत है कि शायद अपने मुद्दों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, और मैं आशा करती हूँ कि हमारी ग्रामीण उद्यमी महिलाओं ने भी आज काफ़ी प्रेरणा ली आपसे, और आगे चल के वो अपने व्यवसाय को खूब आगे बढ़ाएं। एकता, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप खुद महिलाओं के मुद्दों पे काम कर रही हैं, और आप खुद एक इतना बड़ा स्टार्टअप इतने सालों से चला रही हैं, और आप लोगों ने कई चीज़ों पे काम किया है, सौर ऊर्जा पे काम किया है, ऑर्गेनिक खेती और प्रोड्यूस पे काम किया है। आप अपनी चुनौतियों को कैसे जोड़ के देखती हैं उन महिलाओं से जो ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहती हैं? स्मिता जी धन्यवाद मुझसे ये प्रश्न करने के लिए। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि हम स्विच ऑन में क्या करते हैं, और मुझे कैसे प्रेरणा मिलती है हमारे काम के लिए। तो स्विच ऑन में पर्यावरण, जैविक खेती, नैसर्गिक खेती, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर से हम कैसे पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, इस काम पे हम प्राय 4 राज्यों में अभी काम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र। इसके अलावा हमने प्राय 60 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ सेटअप किए हैं भारत में। तो मेरे प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है हमारे किसान भाई और बहन। मैं उनसे काफ़ी प्रेरणा लेती हूँ। हमने जब बंगाल में जैविक खेती लेकर के काम शुरू किया था, तो हमारे छोटे किसान भाई काफ़ी रासायनिक फार्मिंग करते थे, और जब हमने उनसे बात करी कि आप जैविक खेती करना चाहते हैं, तो उनमें बहुत ही उत्साह था।
जैविक खेती के बारे में सीखने के बाद हमने देखा कि प्राय 1 साल तक उन्होंने अपने खेतों में जैविक खेती के नियमों का प्रयोग किया, और जब उन्हें विश्वास हो गया कि जैविक खेती उनके क्षेत्र में संभव है और उससे वो अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, तब उन्होंने जैविक खेती को अपने क्षेत्र में फैला दिया। आज की डेट पे प्राय 500,000 किसान वहाँ पर जैविक खेती करते हैं और उसी से प्रोसेसिंग करके आगे एक्सपोर्ट भी करते हैं। यूरोप में उनके चावल एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी उद्यमी महिलाएं, जब हम उनको जाकर के मिलेट्स के बारे में, जैविक खेती के बारे में बताते हैं, तो एक महिला जैसे पर्यावरण से जुड़ जाती है, उन्हें समझ में तुरंत आ जाता है कि ऐसी खेती क्यों उनके लिए ज़रूरी है। वो हमेशा चीज़ों को एक प्रॉफिट के नज़रिए से नहीं देखती है, उनके लिए पर्यावरण भी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए न्यूट्रिशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैं उनसे मिलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनके पास कितनी चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों को पार करते हुए भी वो एक सही डिसीजन लेती है जो कि उनके परिवार को, उनके पर्यावरण को बचा करके रखता है। तो इससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है हम जो काम करते हैं उसको करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए।